बड़गाम सीट पे इलेक्शंस आने वाले हैं। इस वक्त करीबन 17 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपनी किस्मत आजमाएंगे। हालांकि अगर कंपटीशन की बात करें तो 2-3 ही कैंडिडेट्स हैं, 2-3 पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनमें मुकाबला कड़े का रहेगा। लेकिन इस सब के बीच जो बड़गाम के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, या सेंट्रल कश्मीर की बात कर लीजिए, वो थे मोहम्मद हकीम यासीन। और हाल ही में हमने देखा इन्होंने PAC भी फॉर्म की थी, एक अलायंस जिसमें सजाद गनी लोन भी थे। क्या वजह रही कैंडिडेट नहीं डाला गया PAC की तरफ से? मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया यासीन साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये सवाल रहेगा कि पैक बनी, अलायंस बनी, और यही उम्मीद थी कि बड़गाम इलेक्शन में आपके कैंडिडेट खड़े होंगे। ये तो बड़ी बदकिस्मती है कि जब हमारा पैक बना उसमें ये फैसला हुआ कि कैंडिडेट के बारे में बात हुई कि हम 3 पार्टियां हैं जिसमें JDF, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और PDF। तो हमने पहले ही मीटिंग में फैसला लिया क्योंकि ज़मीनी इंतखाब होने वाले थे बड़गाम में, तो पहले इस पर गौर खोज किया कि हम वहाँ तो लड़ना ही है। तो अकेले में एज PDF हम हर वक्त में अपना कैंडिडेट वहाँ पर उठाया करता था। हमारा एक खास वोट है बड़गाम में, और अल्लाह के फजल से हमने बहुत अच्छे काम भी बड़गाम की कॉन्स्टिट्यूंसी में किए हैं जो विजिबल इस वक्त भी है। बहरहाल जब फैसला हुआ फैक में कि JDF वाले लड़ेंगे तो हमने कहा ठीक है, हम सहमत है, कोई ना इत्तेफाकी इसमें नहीं है। जब बिल्कुल 2 दिन इलेक्शन की फार्म भरने में जब जिब्रान डार साहब ने फार्म भर दिया, तब तक ये हमें टाल मटोल करते रहे, कल देंगे, सुबह देंगे। एक फार्म भी भर दिया तो ये हमसे बाहर चले गए पैक वाले कि हम नहीं लड़ेंगे। सबसे बड़ी जो अलमिया है, बदकिस्मती है, बड़ा धोखा किया उन्होंने अपने साथ ही नहीं किया बल्कि उस अहद का धोखा किया जिस पर हम सहमति हुई थी तीनों पार्टियों की। हमने उस पर एक एग्रीमेंट किया था, तो बहरहाल ये उस एग्रीमेंट का इन्हिराफ किया, बदयांती की, मैं यही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, जो सबसे बड़ी बदयांती इन्होंने हमारे साथ की, वरना हमारा कैंडिडेट जरूर इस वक्त फ्रेम में होता। कामयाबी अल्लाह के हाथ में, मगर बहुत अच्छी हद तक बहुत टक्कर भी दे सकता था हमारा कैंडिडेट। जी। और यासीन साहब, हमने देखा कि अभी अगर हम बात करें जो यहाँ पर असेंबली का सेशन चला, हालांकि बहुत कम रहा, और कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिनका लोगों को इंतजार था, जो लोगों की बहबूदी के लिए था, जिसमें से रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन स्टूडेंट्स के हवाले से, उसके बाद फायर एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने भी असेंबली के बाहर पुरअमन प्रोटेस्ट किया, और वही डेली वेजर्स, उन्होंने भी पुरअमन प्रोटेस्ट किया, लेकिन नजरसानी नहीं हुई। हम भी जानते हैं पिछले 25-30 साल से कई सारी हुकूमतें बदली, CMs बदले, कमिटीज फॉर्म हुई, लेकिन फिर एक कमेटी फॉर्म हुई है, लेकिन सोल्यूशन कुछ नहीं है इनका। देखिए, जब पहले हम असेंबली की बात करेंगे, सबसे बड़ी बात यह थी कि अब काफी अरसे के बाद असेंबली का यहाँ सेशन शुरू हुआ था। लोगों को काफी उम्मीदें थी इस असेंबली सेशन से कि जो हमारे मामलात है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, और किसानों को हालिया जो जालाबारी से, मौसम के खराबी की वजह से मेवजात को, अपनी फसलात को नुकसान काफी हुआ था, एक्सपेक्ट करते थे कि हमारे लिए कोई न कोई स्पेशल पैकेज का वहां पर ऐलान हो ही होगा। दूसरे जो आपने फरमाया कि जो डेली वेजर्स साल साल से बेचारे इसी तरह घूम रहे हैं, दर दर ठोकरे खा रहे हैं, अगर मानेंगे डेली वेजर्स का इतना रोल है हर एक डिपार्टमेंट में काम करने के, जो HODs उनके नहीं कर पाते हैं, ये हमारे डेली वेजर करते हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, या और जो डिपार्टमेंट से हेल्थ हो, हर महकमे हैं, तो इनसे उतना काम लिया जाता है कि एक परमानेंट मुलाजिम से नहीं लिया जाता है। अब एक्सपेक्ट हम ये करते थे कि 2-3 चीजें वहां पर रिजर्वेशन का भी लोगों को मुतल्ला किया जाए कि एक कमेटी बनी कैबिनेट ने, उसने भी रिपोर्ट अपने दे दी। किस चीज की देरी है आज तक भी हम हैरान हैं, और हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, मेजॉरिटी के लोग, उससे बेचारे बिल्कुल उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। और ये सबसे बड़ा अलमिया है कि ये सरकार जो दावे दे रहे थे कि बेरोजगारी और पढ़े लिखे नौजवानों के बारे में, सबसे जो रुकावट है हमारे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग, हक तो हर एक को है,
मगर जो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी मेरिट के लिहाज से पढ़े लिखे नौजवान रिजर्वेशन का रिपोर्ट सामने न आने की वजह से उनका काफी नुकसान हो रहा है, सफर कर रहे हैं। तो ये भी एक्सपेक्ट हम करते थे कि ये इसका अनाउंस वहां पर करेंगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हायल नहीं थी। दूसरा हमें कि यही जो डेली वेजर्स का इलेक्शन मैनिफेस्टो में इन्होंने सबसे पहले ये कहा था आज के डेट में कि जो ही हम आएंगे तो हम डेली वेजर्स को परमिट करेंगे। अब हैरानी की ये बात है ये कि फारूक साहब के जमाने में एक कमेटी बनी, उमर साहब के जमाने में एक कमेटी बनी, मैडम महबूबा जी के जमाने में एक कमेटी बनी, और गुलाम नबी आजाद साहब के जमाने में एक कमेटी बनी, और दोबारा जब फारूक साहब आए उस वक्त भी 4 चीफ मिनिस्टरों ने 4 कमेटियां बनाई इनको रेगुलराइज करने के लिए, और हतमी फैसला भी हुआ। 3 मीटिंगों में मैं भी शामिल था जहां ये बात तस्लीम की गई कि इनको रेगुलराइज करेंगे। तो अब आज के डेट में ये सिर्फ 71,000 जो थे तमाम स्क्रूटिंग करके कमेटियों ने बड़ी डेप्थ में जाकर इनका जो एदाद शुमार वो 61,000 है। बदकिस्मती है आज के डेट में हम सुनते हैं ये 1 लाख से ऊपर है। जरा सरकार इस चीज की वजाहत करे। अगर गवर्नर राज के डेट तक 61,000 जो तमाम कमेटियों ने उनके एदाद शुमार जमा करके मुश्तहर किए थे और उनको रेगुलराइज करने के लिए कमेटियों ने अपनी सिफारिशात की, सरकार ये वजाहत करे क्या यह गवर्नर साहब के वक्त में ये 40,000 लगे या एब्रप्टली ये कहां से आए। इस सरकार को चाहे कि इसकी वजाहत करे। ऐसा न हो कि एक तोड़ मरोड़ कर एदाद शुमार पेश करना, जबकि 4 चीफ मिनिस्टर की कमेटियों के रिपोर्ट भी सामने है और इसमें उसमें काफी अंतरत है, काफी तफावत है। इसको गवर्नमेंट वजाहत करे। इस चीज से ऐसा न हो न वो वेजेस लेते हैं। 61,000 लोग वेजेस तो ले रहे हैं, ये 40,000 किसी वेजेस नहीं ले। और ये क्या है, गवर्नमेंट को ऐसा न हो कि 61,000 का मार हो जाए ये 40,000 ऐड करने से। तो लिहाजा सरकार को इसको वजाहत करनी चाहिए और ये बताना पड़ेगा कि जो लास्ट सरकार महबूबा जी की थी उस वक्त भी 71,000 थे, ये 40,000 कैसे ऐड हुए। न वेजेस ले रहे हैं न कुछ, उनको नाम दिया है कहीं कहीं कैसे ये अनपेड जम्मू कश्मीर के लोग सारे हैं, उसमें आप भी है मैं भी हूं, सब लोग हैं। ये अनपेड टर्म इन्होंने लगाई, इसकी वजाहत होनी चाहिए। ऐसा न हो कि 61,000 जो हमारे बेचारे काम कर रहे हैं, डिजर्व है, 25 साल से 20 साल से 15 साल से, खता कुछ 30 साल से, कुछ बेचारे जो रिटायर भी हुए जिनके बच्चे हैं आज तक वो उसी रोना रो रहे हैं। सरकार को चाहे इसकी वजाहत करे। और ये 61,000 जो है इनको जब सारे चीफ मिनिस्टर ने वादा किया तो खासकर मौजूदा सरकार जिसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, अगर कोई उनको मदद न करे इसमें, वो बजाय खुद उनके पास ऐसे आंकड़े हैं वो इसको पास भी कर सकते हैं और अपना वादा पूरा करना चाहिए। इनको फौरी तौर जितना जल्दी मुमकिन हो सके ये 61,000 जो है इनका वो जो परमिट करे, ताकि उनमें ऐसे भी ही जो उम्र के आखिरी पड़ाव में है उनको कुछ बेनिफिट मिले। वरना ये बहुत नाइंसाफी है ऐसे गरीबों के साथ, ऐसे बेचारों जो 24 घंटा इनसे काम लिया जाता है और उसके बावजूद भी वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना फॉर्मर मिनिस्टर मोहम्मद हकीम यासीन को। कहीं ना कहीं एक जो इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर है, ये पहला सवाल इन्होंने पूछा कि कई सारी हुकूमतें आई, 3 दशकों से हम देख रहे हैं डेली वेजेस का जो ये मसला चल रहा है, कमिटीज फॉर्म हुई जिसके खुद मेंबर भी रहे, लेकिन उसके बाद भी कोई इजाला नहीं हुआ, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अब आप देखें नया जो लिस्ट आ रहा है सामने, 61,000 से लेके अब करीबन 1 लाख से ऊपर हो चुके हैं ये, लेकिन जो 40,000 लोग हैं जो ऐड हुए हैं वो अभी अनपेड हैं,
انہیں کوئی پیسہ نہیں ملتا. بٹ اس سے کہیں نہ کہیں جو یہ 61,000 باقی لوگ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں افیکٹ نہ ہو. ایک تو وہ ہے, اور دوسرا جس طرح سے آپ نے سنا, یاسین صاحب نے کہا کہ کئی ساری کمیٹیز فارم ہوئی, اس کے چلتے ہوئے مارچ میں ابھی 2025 میں ایک اور کمیٹی فارم کی گئی تھی سی ایم عمر عبداللہ کی طرف سے, جس میں کہا گیا تھا کہ 6 مہینے کے اندر اندر ان کا ایشو ریزالو ہوگا. آج 8واں مہینہ چل رہا ہے اور جو یہ ڈیلی ویجرز ہے یہ جواب مانگ رہے ہیں. نیوز 18 کے لیے آفاق شاہ کے ساتھ سری نگر سے میں سروش کفیل.